नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महत्वपूर्ण अंग महासभा का अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन 6 अंगों में यदि हम विश्व सरकार के दृष्टिकोण से बात करें तो जैसे किसी देश की सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वैसे ही यूएनओ में भी हम 3 अंगों को देख सकते हैं। व्यवस्थापिका शाखा के रूप में महासभा को प्रस्तुत किया गया, कार्यपालिका शाखा के रूप में सुरक्षा परिषद काम करती है तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायपालिका शाखा के रूप में कार्यरत है। इस तरह से इन तीनों ही अंगों में जो सर्वाधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण अंग है, जो संपूर्ण यूएनओ का प्रतिनिधित्व करता है, वो अंग महासभा ही है। महासभा के महत्व को बहुत विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से बताने का प्रयास किया है। आइगेलबर्गर एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने महासभा का जो चित्रण है वो विश्व के उन्मुक्त अंतःकरण के रूप में किया है। अर्थात महासभा दुनिया में एकमात्र ऐसा मंच है जहां पर छोटे बड़े सभी राज्य एक ही मंच पर उपस्थित होकर के अपनी अनेक प्रकार की समस्याओं पर विचार कर सकते हैं। खुलकर, दिल खोलकर अपनी बात वो महासभा के मंच पर रख सकते हैं। इस तरह से यह एक उन्मुक्त अंतःकरण राष्ट्रों के लिए बन गया है। शूमा ने इसे संसार की नगर सभा के नाम से संबोधित किया है। जिस प्रकार से नगर पालिका में, नगर की सभा में सभी लोग नगर की समस्याओं के बारे में खुलकर विचार करते हैं, वही स्थिति विश्व की समस्याओं के संदर्भ में महासभा की है। एक अमेरिका के सीनेट के एक सीनेटर बांडेनबर्ग हुए हैं और उन्होंने इसको विश्व की लघु संसद के नाम से संबोधित किया है। अर्थात यह पूरी दुनिया के लिए एक प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाला अंग है। इस तरह से इस अंग का जो महत्व है महासभा का, वो महान अंतरराष्ट्रीय नैतिक और राजनीतिक मंच के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। यह विश्व के नैतिक अंतःकरण का प्रस्फुटन करता ही है, साथ ही राजनीतिक समस्याओं को भी खुलकर प्रस्तुत करने वाला एक मंच है। यदि इसकी हम सदस्यता की बात करें तो यह एक सार्वभौमिक सदस्यता वाला मंच है। अर्थात जितने भी देश यूनाइटेड नेशंस की सदस्यता प्राप्त करते हैं वे सभी बाय डिफॉल्ट अपने आप ही महासभा के सदस्य बन जाते हैं। महासभा की सदस्यता के लिए अलग से प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र नहीं देना पड़ता। सभी सदस्य इस समय यूएनओ के 193 सदस्य हैं। इसका अर्थ है कि महासभा के भी 193 सदस्य हैं। जो अंतिम सदस्य है 193वां सदस्य, वो साउथ सुडान है, दक्षिणी सुडान, जो कि 2011 में महासभा यूएनओ का सदस्य बना था। महासभा में प्रत्येक राज्य को 5 प्रतिनिधि अधिकतम भेजने का अधिकार है। अर्थात प्रत्येक देश अपने अधिकतम 5 प्रतिनिधियों को और न्यूनतम 1 प्रतिनिधि को महासभा में भेज सकता है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया गया कि यदि अधिकतम सदस्यों की संख्या 5 तक की जाएगी तो एक बहुत अधिक भीड़ भाड़ वाला और भरा भरा सदन हो जाएगा और ठीक से विचार विमर्श भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि संख्या आज हम देखें कि 193 इसके सदस्य हैं और प्रत्येक देश यदि 5 प्रतिनिधि भेजता है तो लगभग 1000 के आसपास इसके सदस्यों की संख्या हो जाती है, जो सही रूप में विचार विमर्श करने के लिए बहुत अधिक है। किंतु अधिकतम 5 प्रतिनिधियों के इस प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि एक देश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति पूरे देश की सभी समस्याओं को ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं कर सकता। हम कल्पना करें कि भारत कि सभी समस्याओं को कोई एक प्रतिनिधि यदि प्रस्तुत कर पाए तो यह उस व्यक्ति के बौद्धिक दृष्टिकोण से भी उसकी एक सीमा है। इस तरह से यदि 5 प्रतिनिधि होंगे तो वो अलग अलग दृष्टिकोणों से
अपने देश की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को प्रस्तुत कर सकते हैं और उस देश की कोई भी समस्या, कोई भी उससे संबंधित जो बात है वो अछूती नहीं रहेगी। इसलिए इतने प्रतिनिधियों को प्रस्तुत करने के पीछे तर्क यही है कि उस देश की सभी समस्याओं का, सभी आयामों का, सभी क्षेत्रों का समग्र प्रतिनिधित्व हो जाए। चाहे प्रतिनिधि 5 उपस्थित हों, लेकिन प्रत्येक देश का मत एक ही माना जाएगा। मत व्यक्तियों का नहीं वरन राज्य का होता है। इसके अधिवेशन प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होते हैं और क्रिसमस के दिन दिसंबर की 25 तारीख को इसके अधिवेशन समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से लगभग 2 महीने तक इसका अधिवेशन चलता है और अपने इस विस्तृत समयावधि में सभी देशों के लिए खुलकर अपनी बात रखने का मौका मिलता है। न्यूयॉर्क में इसका अधिवेशन होता है, जो कि यूएनओ का मुख्य कार्यालय भी है। इसके जो विशेष अधिवेशन की जहां तक बात है, तो इसके विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं वो और उनके साथ ही 4 अन्य सदस्य, अर्थात सुरक्षा परिषद के 9 सदस्य यदि ऐसी सिफारिश करें कि महासभा का विशेष अधिवेशन किसी विशेष समस्या के संदर्भ में होना चाहिए, तो उनके प्रस्ताव के साथ अथवा महासभा के सदस्य जो बहुमत है, महासभा के सभी देशों का जो बहुमत है, वो यदि प्रस्ताव पास करे तो उनके द्वारा अनुमोदित एक सदस्य की प्रार्थना पर भी 24 घंटे के भीतर इसका विशेष अधिवेशन आयोजित किया जा सकता है। इस तरह से इसके विशेष अधिवेशन उस गैप की पूर्ति करते हैं जो कि लगभग 10 महीने का लंबा गैप आ सकता है। महासभा यदि किसी भी संकट के समय, किसी भी ऐसी स्थिति के समय जिस पर शीघ्र ही बात करना जरूरी हो, तो ऐसे में विशेष अधिवेशन आयोजित किए जा सकते हैं। महासभा के विशेष अधिवेशन भारत पाकिस्तान समस्या के संदर्भ में 1971 में, फिलिस्तीन की समस्या के संदर्भ में, स्वेज संकट के समय, कोरिया के समय, ऐसे अनेक जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तब तक महासभा के विशेष अधिवेशन आयोजित किए गए हैं। महासभा के अधिवेशनों और महासभा की कार्यवाही के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया, शांति के लिए एकता प्रस्ताव। महासभा के शक्तियों में इस प्रस्ताव के पारित होने के कारण बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इस प्रस्ताव को अकेसन योजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे अमेरिका के जो प्रतिनिधि थे यूएनओ में, डीन अकेसन, उन्होंने इसे प्रस्तुत किया था। 3 नवंबर 1950 को प्रस्तुत हुआ था। इसकी यदि थोड़ी सी पृष्ठभूमि की चर्चा करूं तो वो ऐसा था कि यूनाइटेड नेशंस के बनने के बाद सोवियत संघ ये चाहता था कि साम्यवादी चीन, जहां पर 1949 में चीन में क्रांति हो गई थी और क्रांति के पश्चात साम्यवादियों ने चीन की मुख्य भूमि पर कब्जा कर लिया था, तो इस साम्यवादी चीन को यूनाइटेड नेशंस की और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। इस मांग पर सोवियत संघ अड़ा हुआ था और इसके पूरा नहीं होने के कारण वो सुरक्षा महासभा और यूनाइटेड नेशंस की कार्यवाहियों का बहिष्कार किए हुए था। इस बहिष्कार का फायदा उठा करके इसी समय उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। उत्तरी कोरिया चीन और सोवियत संघ समर्थित देश था और उसे साम्यवादी देश था, उसे इन दोनों ही देशों का संरक्षण था और उसी के संरक्षण के प्रभाव के चलते उसने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया, और दक्षिण कोरिया जो है वो अमेरिका और पाश्चात्य शक्तियों के प्रभाव में था। अमेरिका और अन्य देश ये चाहते थे कि इस आक्रमण के प्रश्न को सुरक्षा परिषद में लाया जाए, किंतु सुरक्षा परिषद में उन दिनों में इस आक्रमण के प्रश्न वो लेकर के आ गए थे और क्योंकि
सोवियत संघ की जो कार्यवाहियां थी उनमें बहिष्कार कर रहा था सोवियत संघ। उस बहिष्कार का फायदा ये मिला कि उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया गया और 5 स्थायी सदस्यों की बजाय केवल 4 स्थायी सदस्यों के मत से ही यह प्रस्ताव पारित हुआ। 4 स्थायी सदस्य और अन्य सदस्य, इस तरह से 7 सदस्यों के बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो गया। इस प्रस्ताव के पारित होने का विरोध सोवियत संघ ने किया। सोवियत संघ का यह कहना था कि सुरक्षा परिषद में आक्रमण का यह जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे 5 स्थायी सदस्यों की सहमति के बिना स्वीकृत नहीं किया जा सकता, इसलिए यह प्रस्ताव अवैध है। किंतु इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया और अमेरिका इत्यादि देशों ने यह कहा कि यदि कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में उसका जो मत है वो गिना नहीं जाएगा। इस तरह से सोवियत संघ की कार्यवाहियों से अनुपस्थित रहने के कारण एक बार तो कोरिया संकट के समय सुरक्षा परिषद को यह मौका मिल गया कि वो आक्रमण की कार्यवाही के पश्चात सामूहिक कार्यवाही करे यूनाइटेड नेशंस की सेना के तहत। किंतु अब यह खतरा उत्पन्न हो गया था कि अब सुरक्षा परिषद की बैठकों में जब सोवियत संघ फिर से भाग लेने लग जाएगा, फिर से भाग लेगा, तो वो सुरक्षा परिषद की कार्यवाही को कभी भी ठप कर सकता है। एक व्यक्ति के, एक देश के वीटो के कारण सुरक्षा परिषद किसी भी काम को करने में सफल नहीं रहेगी। इसका एक वैकल्पिक उपाय खोजा जाना चाहिए। तो उस वैकल्पिक उपाय के रूप में आनन फानन में 3 नवंबर 1950 को एक प्रस्ताव पास किया गया जिसे शांति के लिए एकता प्रस्ताव कहा गया और इस प्रस्ताव में यह व्यवस्था की गई कि यदि सुरक्षा परिषद अपने स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति के अभाव में शांति कायम करने में असमर्थ हो जाए और महासभा उस विषय पर विचार करके अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सेना का उपयोग कर सकती है। अब ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव में यह बात सम्मिलित है कि महासभा यह काम कैसे करेगी, क्योंकि उसका तो अधिवेशन हो सकता है उस समय नहीं चले। तो इसलिए शांति के लिए एकता प्रस्ताव के अंतर्गत यह व्यवस्था दी गई कि उस समय यदि महासभा का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो सुरक्षा परिषद के किन्हीं 9 सदस्यों की प्रार्थना पर अथवा यूएनओ के बहुमत की सहमति पर 24 घंटे के अंदर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकेगा और इस विशेष अधिवेशन में यह प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है कि शांति भंग की कार्यवाही को निरस्त करने के लिए आक्रमणकारी देश के विरुद्ध सशस्त्र कार्यवाही की जा सके, अर्थात बल प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार से शांति के लिए एकता प्रस्ताव के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण बातों को लिया गया। एक तो 24 घंटे के अंदर अंदर महासभा का विशेष अधिवेशन बुला लेना, उसके लिए जो आवश्यकता है वो ये है कि सुरक्षा परिषद के किन्हीं 9 सदस्यों के, यहाँ पर 5 स्थायी सदस्यों की जो बाध्यता है उसको समाप्त कर दिया गया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है शांति के लिए एकता प्रस्ताव का। और दूसरा ये है कि महासभा उस काम को कर सकती है जिस पर अब तक केवल सुरक्षा परिषद का ही अधिकार था, और वो है सशस्त्र कार्यवाही करने का अधिकार। सशस्त्र कार्यवाही करने का ये जो अधिकार है शांति के लिए एकता प्रस्ताव के अंतर्गत, ये अब तक यद्यपि सिर्फ 2 बार ही इसका प्रयोग किया गया है। एक तो कोरिया संकट के समय और दूसरा 1991 में खाड़ी संकट के समय। किंतु यह जो विशेष अधिवेशन की जो बात है, विशेष अधिवेशन अनेक बार बुलाए जा चुके हैं और उसमें महासभा ने विचार करने का महत्वपूर्ण काम किया है। 1950 में कोरिया के प्रश्न पर, 51 में यूनान के प्रश्न पर, 56 में स्वेज संकट के समय, 1960 में कांगो विवाद में, 1962 में साइप्रस विवाद में, 1971 में भारत पाकिस्तान के कश्मीर समस्या के संदर्भ में, इस प्रकार से अनेक समस्याओं के संदर्भ में इस प्रस्ताव के आधार पर
24 घंटे के अंदर विशेष अधिवेशन बुलाया जा चुका है। इस शांति के लिए एकता प्रस्ताव से जो सबसे बड़ी बात जो हुई वो यूनाइटेड नेशंस के पूरे स्ट्रक्चर में एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया, क्योंकि सुरक्षा परिषद का जो एकाधिकार था सशस्त्र कार्यवाही करने का, वो एकाधिकार अब विशेष परिस्थितियों में महासभा के पास चला गया। और इस तरह से जो विशेष निषेधाधिकार, जिसका कि वीटो कहा जाता है, वीटो के डंक को कम करना इसका उद्देश्य था, और आक्रमणकारी पर राजनीतिक दबाव डाल करके संकट के समय महासभा एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है और यूएनओ को पंगु होने से बचा सकती है। इसलिए महासभा के महत्व में 1950 में ही इसके द्वारा एक अभूतपूर्व कर दी गई। एक दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन महासभा में किया गया, वो अंतरिम समिति या छोटी असेंबली जिसको कहा जाता है, वो 1947 में किया गया था। और इसका उद्देश्य भी यही था कि सुरक्षा परिषद की ये जो स्थायी सदस्यों वाली जो एक योजना है, या जो एक स्थायी सदस्यों का जो वीटो का जो अधिकार है, उनका निषेध अधिकार है, उस निषेध अधिकार के कारण सुरक्षा परिषद अपनी कार्यवाहियों को प्रभावी तरीके से नहीं कर पा रही थी। इसलिए वीटो के उस डंक से बचने के लिए दूसरा तरीका जो निकाला गया वो था कि महासभा के पास एक ऐसी समिति होनी चाहिए, एक ऐसी छोटी समिति होनी चाहिए जो कि सदा कार्यवाही में रहे, क्योंकि महासभा का अधिवेशन वर्ष में केवल 2 महीने के लिए होता है और महासभा की अनुपस्थिति में सुरक्षा परिषद भी जब काम नहीं करे तो संयुक्त राष्ट्र संघ केवल देखता ही रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए छोटी समिति एक बनाई गई जिसमें प्रत्येक देश का एक प्रतिनिधि होगा और यह हर समय संचालित रहने वाली एक समिति होगी। ये सदा कार्य करेगी और इसका जो सामान्य अधिवेशन नहीं होने की जब उसकी स्थिति होगी तो उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रश्नों पर ये विचार करेगी। इसलिए हालांकि ये अंतरिम समिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग था महासभा के महत्व को बढ़ाने के लिए, किंतु स्थायी देश ये नहीं चाहते थे, वो जो 5 महाशक्तियां हैं वो ये नहीं चाहते थे कि महासभा का महत्व इतना अधिक बढ़ जाए। इसलिए 1952 के बाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई है, यद्यपि यह एक महासभा के महत्व को बढ़ाने वाला एक प्रयोग था। महासभा में जो मतदान होता है, यदि उसकी प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर राज्यों की समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है और प्रत्येक देश का एक मत माना जाता है। कोई देश चाहे कितना ही छोटा हो और कितना ही बड़ा हो, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। मतदान की दृष्टि से महासभा के सम्मुख 2 प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं, एक तो महत्वपूर्ण प्रश्न और दूसरा प्रक्रियागत प्रश्न। जो प्रक्रियागत प्रश्न है उनके बारे में मतदान का तरीका ये है कि महासभा के साधारण बहुमत से उन पर मतदान हो जाता है और निर्णय हो जाता है। किंतु जहां तक महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात है, महत्वपूर्ण प्रश्नों में महासभा के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। महासभा के 2/3 बहुमत से ही ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय किया जा सकेगा। अब यूएन चार्टर में इस बात का भी उल्लेख है कि महत्वपूर्ण प्रश्न आखिर कौन से हैं, वो सूचीबद्ध किए गए हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी सिफारिशें प्रस्तुत करना, महासचिव का निर्वाचन, अन्य सभी अंग जैसे न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको हम संक्षेप में यहाँ इकोसॉक कहेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इकोसॉक के सदस्यों का निर्वाचन, महासचिव का निर्वाचन और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन, ये सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। ये निर्वाचन संबंधी कार्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही यूएनओ के लिए नए सदस्यों की सदस्यता, उनका निलंबन और उनके निष्कासन संबंधी प्रश्न और बजट,
ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनके बारे में यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसे 2/3 बहुमत से ही उस पर निर्णय किया जाएगा। इस प्रकार से महासभा में मतदान के लिए 2 अलग-अलग प्रक्रिया को अपनाया गया है। महासभा एक बहुत बड़ा अंग है और इसकी सदस्यता बहुत व्यापक है, इसलिए महासभा अपने सामान्य अधिवेशन में उतने कार्य नहीं कर सकती जितने की इससे करने की अपेक्षा की जा सकती है, इसलिए यह समितियों के माध्यम से काम करती है। महासभा की समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किए हैं। इसकी जो पहली समिति है, निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, जिसे कहीं कहीं पर राजनीतिक और सुरक्षा समिति भी कहते हैं, वह इसकी फर्स्ट कमेटी के नाम से जानी जाती है। दूसरा है आर्थिक और वित्तीय समिति। आर्थिक और वित्तीय समिति आर्थिक और वित्तीय प्रश्नों पर विचार करती है। जो भी इस प्रकार के जो कोई प्रश्न उपस्थित होते हैं, कोई ऐसे मामले इसके पास आते हैं, तो आर्थिक और वित्तीय परिषद के पास भेज देती है। सेकंड कमेटी कहते हैं इसको। तीसरी है सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक समिति। ये इन सभी क्षेत्रों के मामलों को ये देखती है और इसको थर्ड कमेटी कहते हैं। न्यास समिति अथवा विनिवेशीकरण समिति, यह फोर्थ कमेटी है। प्रशासकीय और बजट कमेटी, ये फिफ्थ कमेटी है। और सिक्स कमेटी है विधि संबंधी। अब ये जो 6 समितियां हैं, इन 6 समितियों के बारे में यदि हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हम इनको इस तरह से समझ सकते हैं कि इसकी जो फर्स्ट कमेटी है, जो राजनीतिक और सुरक्षा समिति है, उसके पास जो कार्य है वो है सुरक्षा संबंधी और राजनीतिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय झगड़े, शांति भंग करने वाले मामले, ऐसे यदि कोई मामले आएंगे तो इस फर्स्ट कमेटी के पास विचार के लिए जाएंगे। और वैसे इस प्रश्न पर महासभा के अतिरिक्त जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग पहले से बना हुआ है यूएनओ में, वो है सुरक्षा परिषद। यानी कि फर्स्ट कमेटी जो काम करती है वो वही काम करती है जो सुरक्षा परिषद के क्षेत्राधिकार में जो मामले आएंगे। सेकंड कमेटी काम करती है इकोसॉक, अर्थात आर्थिक और सामाजिक परिषद के पास जो कार्य है उससे संबंधित मामले आर्थिक और वित्तीय समिति के पास जाएंगे। साथ ही सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक समिति, तो आर्थिक और सामाजिक, यदि इन सेकंड और थर्ड कमेटी को यदि कंबाइंड हम देख लें, एक साथ यदि देख लें, तो इन दोनों समितियां, यहाँ पर 2 अलग-अलग समितियां हैं और उधर इसको, इन दोनों को देखने वाला एक अंग है, वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो पहला है सुरक्षा परिषद, जिसके लिए ये पहली समिति है। दूसरा और तीसरा जो है वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको देखने के लिए सेकंड एंड थर्ड कमेटी है। जो फोर्थ कमेटी है न्यास समिति, उसके लिए एक अलग अंग बना हुआ है, वो है न्यास परिषद। पांचवा है प्रशासकीय और बजट समिति। बजट का काम क्योंकि स्वयं महासभा देखती है, अपने सचिवालय के द्वारा यह बजट तैयार करवाती है, तो जो सचिवालय है वो सचिवालय फिफ्थ कमेटी के रूप में हम देख सकते हैं उसको, या महासभा के इस कार्य के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि बजट बनाने का काम सचिवालय के द्वारा महासचिव की देखरेख में किया जाता है। जो अंतिम कमेटी है सिक्स्थ कमेटी, यानी कि कानूनी मामलों में जो देखने वाली जो कमेटी है, उसके लिए बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस प्रकार से महासभा की 6 समितियां सभी अंगों से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्य को करने वाली ये समितियां हैं। इस तरह से यहाँ हम इसका ऐसे भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि महासभा के, यूनाइटेड नेशंस के जो अन्य अंग हैं, उन सभी अंगों से संबंधित कार्य महासभा में हमेशा चलते रहते हैं और ये जो समितियां हैं उन महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित अवलोकन और रिपोर्ट का काम, रिपोर्ट को चेक करने का काम ये करती रहती हैं। इसके अतिरिक्त 2 प्रक्रियागत समितियां हैं।
ये प्रक्रिया समितियां महासभा के कार्यवाही को सुचारू संचालन के लिए बनाई गई हैं। उनमें पहला तो है साधारण समिति, जो कि इसके अधिवेशन को दुरुस्त प्रकार से चलाने के लिए और अधिवेशन कहाँ होंगे, उनकी व्यवस्था कैसे होगी, ये सब करने के लिए। और दूसरा परिचय पत्र समिति, विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से परिचय पत्र प्राप्त करना, उनकी वैधता की परीक्षा करना। दो अन्य स्थायी समितियां हैं, उनमें से एक है बजट संबंधी जो सलाहकार समिति, और दूसरा है अनुदान समिति अर्थात कमिटी ऑन कंट्रीब्यूशन। अनुदान समिति का काम है वो ये तय करेगी कि प्रत्येक देश से यूएनओ के लिए कितना अनुदान प्राप्त किया जाए। यह जो अनुदान है वो उस देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था, उसका सकल घरेलू उत्पाद, उसके खर्च करने की क्षमता और उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, इन सब को देख करके एक निश्चित गणना के आधार पर यह तय किया जाएगा कि उसका अनुदान कितना होना चाहिए। महासभा के जो कार्य हैं उन कार्यों को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। विचारात्मक कार्य अर्थात सभी अन्य अंग जो हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट महासभा के पास भेजते हैं। ये रिपोर्ट्स साल भर के उनके कार्यों के प्रदर्शन की होती है। सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, इकोसॉक, ये सभी जो संगठन हैं, ये इन संगठनों से प्राप्त जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट महासभा के पास आती है। महासभा उन्हें संबंधित समितियों के पास भेज देती है और ये समितियां अपनी फिर से रिपोर्ट्स पर रिपोर्ट बना करके महासभा के प्लेटफॉर्म पे रखती हैं और महासभा उन पर 2 महीने के अधिवेशन में खुल करके विचार करती है। ये जो इसके विचारात्मक कार्य हैं, इन विचारात्मक कार्यों में रिपोर्ट्स का निरीक्षण करना यह एक महत्वपूर्ण बात है ही। साथ ही विभिन्न राज्यों के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा जो उनके राज्यों से संबंधित जो समस्याएं उठाई जाती हैं या जो विश्व की जो सामूहिक साझा समस्याएं हैं, जैसे पर्यावरण संबंधी समस्या है, मानवाधिकारों के उल्लंघन की समस्या है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या है, चाहे ओजोन परत के खतरे की समस्या है, अभी हम वर्तमान में बात करें तो जो वैश्विक कोरोना संकट है, इन सभी समस्याओं पर विचार करने का जो एक सुंदर जो प्लेटफॉर्म है वो महासभा प्रस्तुत करती है। दूसरा है निरीक्षणात्मक कार्य, और निरीक्षणात्मक कार्य जो इसके हैं वो ये है कि ये जो इसके जो विभिन्न समितियों के द्वारा जो इसकी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की जाती है, उन रिपोर्ट्स के बारे में वास्तविक अवलोकन करने के लिए उन स्थानों पर प्रतिनिधियों को भेजा जाता है और उनका अवलोकन किया जाता है। महासभा ये कार्य अन्य अंगों को भी करने का निर्देश दे सकती है, जैसे इकोसॉक को या न्यास परिषद को, और ये सुरक्षा परिषद से इस बात की सिफारिश कर सकती है कि आप उक्त मामले में आप ये कार्यवाही कीजिए। इसी प्रकार से वित्तीय कार्य इसके बड़े महत्वपूर्ण हैं। यह बजट का निर्माण करवाती है, बजट पर बहस करती है, उसे स्वीकृत करती है, बजट पर यदि कोई संशोधन है तो संशोधन के प्रस्ताव भी ये पास करती है, और साथ ही महासभा ही ये तय करती है कि प्रत्येक देश का अनुदान कितना होगा यूएनओ के खर्चों को चलाने के लिए। साथ ही जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, जो यूनाइटेड नेशंस की जो शांति सेनाएं हैं, उन पर जो बजट, जो अतिरिक्त बजट होगा, वो बजट क्या होगा, ये सारे वित्तीय कार्य करने वाला एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है ये, और इसीलिए इसका महत्व वित्तीय दृष्टिकोण से भी बढ़ गया है। वित्तीय दृष्टिकोण से हम बात करें तो सुरक्षा परिषद की इसमें कोई भी से नहीं है और ये कार्य महासभा को दिया गया है। इसके जो संगठनात्मक कार्य हैं उनमें यह अन्य अंग जैसे इकोसॉक है, सुरक्षा परिषद है, न्यास परिषद है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय में महासचिव, इन सब के निर्वाचन का जो कार्य है वो कार्य यह सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर के करती है। सुरक्षा परिषद केवल अपने अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन में महासभा के साथ भागीदार नहीं होता, किंतु इन अन्य सभी में सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा निर्वाचन संबंधी कार्य संपन्न करती है। इसके अलावा नए सदस्यों का निर्वाचन, नए सदस्यों का
यूएनओ में सदस्यता प्रदान करना, उनका निलंबन और निष्कासन, ये कार्य भी महासभा करती है। चार्टर में संशोधन करने का जो एक महत्वपूर्ण कार्य है वो भी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर के जनरल असेंबली करती है। और इसके जो अन्य कार्य हैं वो भी महत्वपूर्ण है। अन्य कार्यों में है मानवाधिकार संबंधी रिपोर्ट जो है वो प्राप्त करना, विश्व में मानवाधिकारों की स्थिति पर विचार करना। दूसरा, कानून के संहिताकरण का कार्य है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और वो इसकी लीगल कमेटी के माध्यम से ये करती है कि विश्व में ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर सभी देशों की सहमति है और उस सहमति को वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में डेवलप करने का प्रयास करती है और उन्हें लेखबद्ध करवाने का प्रयास करती है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो संहिताकरण है वो महासभा का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। ये हम इन कार्यों को यहाँ इस प्रकार से विशिष्ट रूप में भी हम देख सकते हैं कि सुरक्षा परिषद के पास विचाराधीन प्रश्नों को छोड़कर अन्य प्रश्नों पर विचार करना, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना, निर्वाचन करना, बजट पास करना और मानवाधिकार की प्राप्ति में सहयोग। अब यदि हम अध्ययन करना चाहें कि महासभा का महत्व आखिर क्यों बढ़ रहा है, अन्य अंगों की अपेक्षा महासभा ने इतनी लोकप्रियता क्यों अर्जित की है, तो उसके जो कुछ कारण जो हमें नजर आते हैं, वो पहला कारण तो है ये वर्तमान जो 20वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध है वो लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र के इस युग में जब प्रत्येक राष्ट्र को आत्मनिर्णय का अधिकार मिल चुका है, सभी राष्ट्र उपनिवेशवाद की जकड़ से मुक्त हो गए हैं, तो ऐसे में महासभा ही एकमात्र मंच है जो विश्व लोकमत का प्रतीक बन गया है। सदस्य संख्या में वृद्धि हो गई है और जैसे जैसे सदस्यों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे गरीब और कमजोर राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ता है और उनके बढ़ने से, क्योंकि उनके लिए बोलने का मंच केवल महासभा ही है, इसलिए उन राष्ट्रों के लिए महासभा का महत्व बहुत अधिक है और सदस्यों की संख्या में वृद्धि के साथ महासभा का महत्व बढ़ता चला गया। जब यूएनओ बना था तब सदस्यों की संख्या केवल 51 थी और अधिकांश देश यूरोपीय और विकसित देश थे, किंतु अब विकसित देशों की संख्या के मुकाबले ये जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों की संख्या काफी बढ़ गई है। एशियाई अफ्रीकी देशों का योगदान भी बहुत है महासभा के महत्व को बढ़ाने में। जब ये किसी प्रश्न पर विचार करते हैं तो G27, G77 ऐसे नामक जो गुट बने हुए हैं, ये पहले ही एकजुट होकर के किसी प्रश्न पर एक जैसा मतदान करते हैं, एक जैसी राय बना करके अपने अपने एरियाज के लिए, अपने अपने क्षेत्रों के लिए अपना मुखर विरोध या मुखर समर्थन दर्ज करते हैं। इसलिए एशियाई अफ्रीकी देशों ने भी इसके महत्व को, उनकी जो कार्यशैली है, उन्होंने इसके महत्व को बढ़ा दिया है। सुरक्षा परिषद में वीटो की व्यवस्था, वीटो का जो एक जहर था, वीटो का जो एक डंक था, उस डंक से सभी बहुत परेशान थे और उसको कम करने के लिए शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाया गया। तो हम कह सकते हैं कि वीटो के महत्व को कम करने के लिए इसका महासभा के महत्व को बढ़ाया गया और शांति के लिए एकता प्रस्ताव ने विशेष रूप से महासभा को सुरक्षा परिषद के समकक्ष ला खड़ा कर दिया है कि अब आक्रामक कार्यवाही का अधिकार केवल सुरक्षा परिषद का नहीं है, वरन महासभा भी संकट के काल में, विशेष परिस्थिति में इस कार्यवाही को अंजाम दे सकती है। किंतु महासभा के बढ़ते हुए महत्व की दूसरी तरफ हमें यह भी देखना होगा कि महासभा अपने उस यथोचित स्थान को प्राप्त नहीं कर पाई है जिसकी हकदार इसको होना चाहिए, क्योंकि इसकी कुछ अंतर्निहित कमजोरियां हैं। पहली तो ये है कि इसके काम करने की गति बहुत धीमी है और यह प्रक्रिया संबंधी मामलों में ही उलझी रहती है। तो जब ये अपनी प्रक्रियाओं का पालन करती है तो इसके काम बहुत धीमी गति से आगे बढ़ते हैं और अपने 2 महीने के अधिवेशन में ये अपनी सभी कार्यों को पूरा नहीं कर सकती। उद्देश्य की एकता का अभाव,
जिसका अर्थ ये है कि 193 देश हैं, सभी की अपनी अलग सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग अलग है। इन देशों के आपसी गुटबंदी, आपसी झगड़े, इनके सीमा विवाद, इनमें विभिन्न राष्ट्रीय और राजनीतिक विचारधाराएं, इतना जो विविधताएं हैं, उन विविधताओं वाले इस संगठन में एकता प्राप्त करना, यह एक असंभव सा प्रतीत होने वाला काम है। आकार और संगठन की दृष्टि से यह एक विशाल संस्था है और इसकी विशालता ने भी इसकी कमजोरी उत्पन्न की है। हम देख ही चुके हैं कि विभिन्न स्वरूप और स्वभाव वाले सदस्य राज्य हैं और महासभा के कार्य बढ़ते हुए समय के साथ महासभा के कार्यों में वृद्धि होती जा रही है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं बढ़ रही हैं, कोरोना का संकट है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, पर्यावरण की बड़ी समस्या है, मानवाधिकारों की बड़ी समस्या है, महिलाओं की शुचिता की एक बड़ी समस्या है, बच्चों की एक बड़ी समस्या है, नदियां और समुद्रों को बचाना ये एक बड़ी समस्या है, वैश्विक जो प्राकृतिक संसाधन है वो एक बड़ी समस्या है। और जितनी बड़ी समस्याएं हैं उतने ही काम महासभा के निरीक्षण के लिए बढ़ जाते हैं। तो अपने बढ़े हुए कार्यों के कारण भी ये ठीक से काम नहीं कर पा रही है। और सबसे बड़ा जो है वो है बजट की कमी। महासभा के काम जितने अधिक बढ़ गए हैं, इसके बजट में उतनी ही कटौती कर दी जाती है। राज्य अपने अंशदान को चुकाने में कभी भी उत्साहित नहीं रहते हैं। सामान्यतः उनका जो एरियर है, उनका जो भुगतान है वो हमेशा नकारात्मक रहता है। भुगतान करने की स्थिति में होने के बावजूद भी वो नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से बजट में कमी भी इसके कार्यों को रोक देती है, क्षमताओं को देती है। और इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि महासभा एक यद्यपि बहुत ही महत्वपूर्ण संघ का अंग है और इसने एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है, किंतु फिर भी यदि इसकी कुछ कमजोरियों को दूर कर दिया जाए तो महासभा एक विश्व सरकार की एक वास्तविक प्रभावकारी व्यवस्थापिका के रूप में इसका उदय होगा। धन्यवाद।